नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन चौबेदी, फाउंडर ऑफ कानपा एजुकेशन। स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर। रिसेंटली आपने कुछ इस तरीके के आर्टिकल जरूर पढ़े होंगे। इंडिया में ओवरटेक चाइना एज मोस्ट पॉपुलस कंट्री सूनर देन UN प्रोजेक्शंस। इस न्यूज कटलेट को देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया किसी खतरे में हो और चाइना ने पॉपुलेशन कंट्रोल करके कोई अचीवमेंट पा लिया हो, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में ओवर पॉपुलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है या चैलेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इंडिया ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो टोटल फर्टिलिटी रेट होती है उसको एक्चुअली में 2.2 तक अचीव कर लिया है और रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट होती है 2.1। यानी पॉपुलेशन कंट्रोल के मामले में हम ऑलरेडी एक तरीके से स्टेबल हो चुके हैं। हाँ, भले कुछ समय तक हमारी आबादी बढ़ती रहेगी, लेकिन नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हमारी आबादी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। भारत को यहां पर कोई और इनिशिएटिव लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर अगर हम चाइना को देखें तो चाइना अब काफी ज्यादा चैलेंज फेस करेगा अपनी कुछ गलतियों के कारण, और चाइना एक बहुत बड़ा डिजास्टर में है आज की डेट में। अपने इस वीडियो में हम इसी डिजास्टर को एनालाइज करेंगे चाइना के लिए। अपने इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को एनालाइज करेंगे, जैसे चाइना का अभी रिसेंटली सेंसस डाटा आया है तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल है। और देखिए दोस्तों, अगर हमें पॉपुलेशन की ग्रोथ को देखना होता है कि फ्यूचर में वो बढ़ेगी या घटेगी, तो उसके लिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें देखनी होती है। पहला है फर्टिलिटी रेट, दूसरा है ओल्ड टू यंगर पॉपुलेशन, और तीसरा इंपॉर्टेंट है जेंडर रेशो यानी फीमेल टू मेल रेशो। अगर ये तीनों डाटा बैलेंस है और एक तरीके से पॉपुलेशन के लिए फेवरेबल है तो फ्यूचर में पॉपुलेशन जरूर बढ़ेगी। और अगर इन तीनों डाटा में से किसी भी डाटा में प्रॉब्लम है तो पॉपुलेशन ग्रोथ में देखना पड़ेगा कि कौन सा फैक्टर किस तरीके से दूसरे फैक्टर को डोमिनेट करे, और उसके आधार पर डिसाइड होता है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी। फिर हम एनालाइज करेंगे कि चाइना को फ्यूचर में क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा ये जो डेमोग्राफी में फॉल हुआ है पॉपुलेशन डिक्लाइन का, उसके क्या क्या रीजंस हैं। इसके बाद से दोस्तों देखिए, पॉपुलेशन डिक्लाइन तो डेवलप्ड कंट्रीज में भी हो रहा है और डेवलपिंग कंट्रीज में भी हो रहा है, लेकिन इन दोनों में कौन ज्यादा इंपैक्टेड होगा और किस तरीके से किसको ज्यादा नुकसान होगा, इसको भी देखेंगे। इसके अलावा यूएन स्टैंड क्या है चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के, इसके अलावा कुछ अदर केसेस को भी देखेंगे। तो ये ओवरऑल हमारा इस वीडियो में पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है। चाइना एक बहुत ही जिद्दी कंट्री है जो किसी इंस्टीट्यूशन की कोई बात को नहीं सुनता। अगर कोई इंस्टीट्यूशन उसको सजेशन दे जो कि उसके हित में हो, फिर भी उस पर वो ध्यान नहीं देता और सिर्फ अपने मन की ही करता है। यहां पर लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि चाइना ने अपने सेंसस फिगर डाटा, जो एक्चुअली में काफी क्रिटिसाइज करने वाली है कम्युनिस्ट पार्टी को, उसको एक्सेप्ट किया है एज इट इज। और यहां पर आप चाइनीज न्यूज पोर्टल में इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी देख सकते हैं, सेंसस फिगर एट अप टू ह्यूज चैलेंज फॉर चाइनाज पॉलिसी मेकर्स। अगर यही बात ये पहले मान चुका होता इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की, तो काफी हद तक चाइना को नुकसान नहीं होता जो एक्चुअली में आज की डेट में चाइना फेस करने जा रहा है। अब बात करते हैं चाइना के सेंसस डाटा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए दोस्तों, जो चाइना का सेंसस डाटा है वो कहता है कि आज की डेट में चाइना की पॉपुलेशन 141.2 करोड़ के लगभग है, लेकिन यहां पर जो पॉपुलेशन का रेट ऑफ ग्रोथ है वो एक्चुअली में लगातार 4 सालों से घट रहा है। यहां पर ध्यान दीजिए, मैं रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कह रहा हूं, ना कि पॉपुलेशन। चाइना की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ जो है लगातार कम होता जा रहा है। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम होता जा रहा है, तो इसका पता चलता है पैदा हुए बच्चों की संख्या से। तो यहां पर देखिए 2020 में 1,20,00,000 बच्चे पैदा हुए हैं, जबकि 2019 में 1,46,00,000 बच्चे लगभग पैदा हुए थे। यानी यहां पर 2019 से 2020 में आते आते जो नंबर ऑफ बेबीज प्रोड्यूस हैं वो एक्चुअली में 18% कम हो चुके हैं। यानी इससे हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम होता जा रहा है।
इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी पॉपुलेशन ग्रोथ को समझने का, फर्टिलिटी रेट, उसको भी आप यहां पर देख सकते हैं, वो 1.3 हो गया है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से काफी कम है। और यहां पर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि चाइना एक डेमोग्राफी चैलेंज आज की डेट में फेस कर रहा है। चाइना का सेंसस डाटा 1953 से बनना शुरू हुआ है। ये सेंसस हर 10 साल में होता है। इसके हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ 2010 से 2020 के बीच में रही है 0.53% और 2000 से लेकर के 2010 के बीच में 0.5% थी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब यहां पर देखिए दोस्तों, जो 2010 से 2020 के बीच की पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 1950 के बाद से स्लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है। इसके अलावा जो जेंडर रेशो है वो भी काफी परेशान करने वाला है। 114 आदमियों पर मात्र 100 औरतें हैं 20 से 24 एज ग्रुप वालों के लिए, और वही अगर हम 25 से 29 एज ग्रुप वालों के लिए देखें तो 106 आदमी पर 100 महिलाएं हैं। यानी 11 आदमियों में से एक आदमी बिना शादी के ही रहेगा अपने उसी एज ग्रुप में, अगर वो लड़की ढूंढना चाहे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए जेंडर रेशो एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उसमें भी काफी ज्यादा इम्बैलेंस है। और यहां पर दोस्तों खुद ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट है, जो चाइना का खुद का माउथ पीस है, वो खुद इस बात को मानता है कि चाइना में जो जेंडर इम्बैलेंस है उसको रिजॉल्व करने में कई दशकों को लग सकते हैं, यानी डिकेड्स टू रिजॉल्व। यहां पर आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में। अब बात करते हैं चाइना की ओल्ड वर्सेस यंग पॉपुलेशन की, और यहां पर दोस्तों 15 से 59 के एज ग्रुप में जो पॉपुलेशन है चाइना की वो है 89.43 करोड़, जो कि 63.35% हो जाता है ओवरऑल चाइना की पॉपुलेशन का। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 2010 के बाद से जो ये वर्किंग पॉपुलेशन है इसमें कमी आई है 6.79% की, और ये चाइना को एक रिस्कियर पिक्चर में शो करता है, यानी ये चाइना के लिए एक रिस्क दिखा रहा है। अब बात करते हैं 60 प्लस एज के पॉपुलेशन ग्रुप की, तो यहां पर दोस्तों इस समय 26.4 करोड़ जो पॉपुलेशन है चाइना की वो 60 से ज्यादा एज की है, यानी बूढ़ी पॉपुलेशन है, और इसमें बढ़ोतरी हुई है 5.44% की 2010 के बाद से। यानी दोस्तों ये भी चाइना को काफी रिस्की पिक्चर में शो कर रहा है। लेकिन यहां पर एक उम्मीद की किरण भी है चाइना के लिए, और वो किरण है ये है कि 0 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो हैं इस समय चाइना में 25.38 करोड़, यानी लगभग 17.95%। और यहां पर पॉजिटिव बात यह है कि इनमें बढ़ोतरी हुई है 1.35% की पिछले 10 सालों में, जो कि चाइना के लिए एक अच्छी बात है। और यहां पर यह पॉजिटिव रिजल्ट इसलिए मिला है क्योंकि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को रिमूव कर दिया है। अब बात करते हैं कि आखिर चाइना इस सिचुएशन में पहुंच कैसे गया, इसके पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे एक ही कारण रिस्पॉन्सिबल है, और वो है चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी। आज जो चाइना इस सिचुएशन में है वो अपनी आर्टिफिशियल गलतियों के कारण है, ये कोई नेचुरल रीजन नहीं है इस हालत में होने का। यहां पर देखिए दोस्तों, चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को अपना लिया था 1970 में, और यहां पर यह मैंडेटरी बना दिया गया कि एक पेरेंट्स का सिर्फ एक ही बच्चा अलाउ होगा। और यहां पर चाइनीज कहते हैं कि इसके थ्रू हमने 40 करोड़ बच्चों का जो बर्थ है उसको हमने रोक दिया, और इससे हमने वाटर और फूड शॉर्टेज की जो सीवियर कंडीशन है उसको रोकने में हमें सफलता मिली है। लेकिन यहां पर ये जो एक्चुअली में लॉजिक है वो पूरी तरीके से बेकार है। एक्चुअली में चाइनीज मेंटेलिटी होती ही ऐसी है, वो कुछ भी करते हैं तो उसको सही ही बताते हैं। चाइनीज मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग चाइनीज लोग जो है वो कुछ भी गलत नहीं कर सकते, और इस तरीके की मेंटेलिटी एक वाकई में सीरियस चैलेंज है पूरे ह्यूमैनिटी को, वर्ल्ड को, और खुद चाइना को भी। अब बात करते हैं यहां पर चाइना क्या क्या चैलेंज फेस करेगा इस पॉपुलेशन डिक्लाइन के कारण। तो सबसे पहले इसकी जो यंगर पॉपुलेशन है उसकी संख्या आने वाले समय में कम होगी और बूढ़ों की संख्या बढ़ेगी। यहां पर इससे यह होगा कि चाइना का वर्कफोर्स काफी हद तक कम होता चला जाएगा, जिससे कि उसके इकोनॉमिक ग्रोथ पर काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा।
इसके अलावा जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैं वो भी कम होंगे, और जब नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स कम होंगे तो टैक्स का कलेक्शन ऑटोमेटिकली कम होगा, और जब टैक्स का कलेक्शन ऑटोमेटिकली कम होगा तो जो चाइनीज गवर्नमेंट है उसने जो डेट ले रखा है अपनी जीडीपी का कई गुना ज्यादा, उस पर एक तरीके से उसको पे आउट करने में काफी दिक्कत आएगी, और इस तरीके से चाइना का जो पब्लिक डेट है वो भी बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जब ओल्ड पॉपुलेशन की संख्या बढ़ रही है तो यहां पर उनके हेल्थ केयर का जो बजट होगा वो ज्यादा होगा, उनको पेंशन देना होगा ये भी ज्यादा होगा, तो ऑफकोर्सली चाइनीज गवर्नमेंट के खर्चे काफी ज्यादा बढ़ेंगे। यहां पर हेल्थ केयर मैनेजमेंट पर चाइना को और ज्यादा पैसा खर्च करना होगा, और हेल्थ केयर जो है वो काफी कॉस्टली चीज होती है, कोई सस्ती चीज होती नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अब यहां पर चाइना को अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव देना होगा अपने देश के लोगों को, यानी वहां रहने वाले कपल्स को। पहले वन चाइल्ड पॉलिसी पर काफी ज्यादा खर्चा किया चाइनीज गवर्नमेंट ने इसको एग्जीक्यूट करने में। यहां पर इसके लिए ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए होंगे, प्रॉपर मॉनिटरिंग की गई होगी, और ना जाने क्या क्या किया गया होगा। और यहां पर अब देखिए, जब इस आर्टिफिशियल चीज के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो अब इसको दोबारा से एड्रेस करने के लिए यहां पर इंसेंटिव देना होगा ताकि बर्थ को प्रमोट किया जा सके यहां पर, लेकिन इसमें भी काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है, और इसका एक हाई इकोनॉमिक कॉस्ट जो है चाइना को फिर से पे करना पड़ेगा। चाइना में इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने के कारण लोग जो है अब ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहते नहीं है, एक या दो मोस्टली इतने में वो सेटिस्फाई हैं। इसके बाद से दोस्तों देखिए, जो चाइनीज पॉपुलेशन है आज के समय में, और मोस्टली यंग पॉपुलेशन, वो काफी ज्यादा कर्जे में है, और यहां पर अब एक्चुअली में जो चाइना के लोग हैं वो कर्जे में भी हैं, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उनको ज्यादा अच्छा चाहिए, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण चाइना को कई गुना ज्यादा इंसेंटिव देना होगा अपनी की हुई इस प्रॉब्लम को रिवर्स करने में, और ये करना इतना आसान नहीं होगा चाइना के लिए। साथ ही साथ यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चाइना को चैलेंज फेस करना पड़ेगा, और यह है उसकी कम्युनिस्ट पार्टी को। अब कम्युनिस्ट पार्टी का जो ऑनर है चाइना में वो एकदम स्टैक पे है, यानी दांव पर लगा हुआ है। अब यहां पर चाइनीज लोग कई हद तक ये समझ गए होंगे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसने पहले रॉन्ग डिसीजन लेकर के हमें इतना परेशान किया, और अब फिर से जो टैक्स पेयर्स की मनी है उसको वेस्ट करना चाह रही है एक्चुअली में इस गलती को सुधारने में, यानी हर तरफ से नुकसान जो हुआ वो चाइनीज लोगों का हुआ, और यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी को भी आने वाले समय में एक तरीके से दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है चाइनीज लोगों के द्वारा। अब ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में जो ये पॉपुलेशन डिक्लाइन की प्रॉब्लम है वो सिर्फ चाइना फेस करेगा, इसके अलावा और दूसरी कंट्रीज हैं जो एक्चुअली में फेस करेंगी या फेस कर रही हैं पॉपुलेशन डिक्लाइन की प्रॉब्लम को, और उनमें जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, यूएसए, इस तरीके की कंट्रीज हैं। अब यहां पर देखना यह है कि डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में से कौन ज्यादा इंपैक्ट होता है पॉपुलेशन डिक्लाइन की प्रॉब्लम से। सबसे पहले हमें फर्क समझने की जरूरत है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है तो वो उनका नेचुरल प्रोसेस है, जबकि जो डेवलपिंग कंट्री लाइक चाइना है वहां पर अगर आने वाले समय में पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा तो उसका रीजन आर्टिफिशियल होगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि कौन ज्यादा इंपैक्ट होगा इस पॉपुलेशन डिक्लाइन से। तो अगर बात करें प्रोस्पेरस कंट्रीज की, जैसे कि जापान और जर्मनी, जहां पर एक्चुअली में पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये प्रोस्पेरस कंट्रीज हैं, ये अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं विदाउट एनी मैनुअल जॉब्स के, यानी अगर यहां पर मैनुअल जॉब्स क्रिएट ना हो तब भी अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। और इसके लिए ये क्या करेंगे, फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी दूसरे देश के, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन एसेट्स खरीद सकते हैं किसी और देश में, और फिर उसके थ्रू रिटर्न अचीव कर सकते हैं जिससे अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास चॉइस है माइग्रेशन की। माइग्रेशन के थ्रू अपने देश में अगर वर्क फोर्स की इनको जरूरत पड़ती है तो यहां पर इस चीज को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो हाई इनकम कंट्रीज हैं, और जो डेवलपिंग कंट्री से बहुत ज्यादा माइग्रेशन होती है वो इन हाई इनकम कंट्रीज में होती है। अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए लोग इन हाई इनकम कंट्रीज में जाते हैं।
लेकिन बात की जाए चाइना की, तो चाइना एक मिडिल इनकम कंट्री है और यहां पर चाइना की जो इकोनॉमी है वो अभी काफी ज्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर पर डिपेंडेंट है और इसमें मैन्युफैक्चरिंग और फार्मिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर चाइना जो है अपनी जरूरत को माइग्रेशन के थ्रू भी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना एक मिडिल इनकम कंट्री है। कोई भी जाकर चाइना में काम नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसको इस हिसाब से उसको सैलरी नहीं मिलने वाली। यानी यहां पर टोटल बात ये कहना चाहता हूं मैं कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक्चुअली में नुकसान सबसे ज्यादा होता है तो वो होता है इंडिया और चाइना जैसी डेवलपिंग कंट्रीज को, क्योंकि उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते। यानी टोटल में मिलाकर बात ये कहना चाहता हूं कि डेवलप्ड कंट्रीज में भी आप पॉपुलेशन डिक्लाइन की प्रॉब्लम को देख सकते हैं, लेकिन उससे उनको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि चाइना सफर करने वाला है। अगर बात करूं मैं यूएन की रिपोर्ट की, तो यूएन ने कह दिया है कि इंडिया जो है 2027 तक वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा चाइना को सरपास करके। लेकिन अब यहां पर जो अब के आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से यह कहा जा रहा है कि यह काम तो 2025 में ही हो जाएगा। इसके अलावा काफी सारी रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि चाइना जो है पॉपुलेशन डिक्लाइन फेस कर रहा है, लेकिन चाइना है इस बात को सरे से मना कर देता है, एकदम खारिज कर देता है। लेकिन यहां पर यह बात कहना चाहूंगा मैं कि यूएन ने कह रखा है कि 2030 के बाद जो चाइना है वो पॉपुलेशन डिक्लाइन जो है वो फेस करेगा। तो यहां पर अब चाइना के लिए काफी ज्यादा रिस्क है आने वाले समय में। तो दोस्तों अब ये है हमारे इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो जरूर करें। हमारा यूपीआई आईडी है kanpaeducation@ybl। आपके सपोर्ट की हमें सख्त जरूरत है।